तो अभी हम लोग बात करेंगे एपीएस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्मल मोड एंड डिग्रेडेड मोड, मतलब जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है उसका हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे नॉर्मल मोड में और डिग्रेडेड मोड में। मतलब हम लोग सिंपली यही बात करने वाले, अगर एक एसआईवी फेल हो जाएगा तो बाकी के एसआईवी कैसा काम करेंगे, और जब इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेड मोड, जिसमें से तीनों में से कोई भी एक एसआईवी मतलब काम नहीं करता, और जो नॉर्मल मोड होता है उसमें क्या होता है, तीनों जो एसआईवी होते हैं वो काम करने लगते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एपीएस हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपीएस का मतलब होता है ऑक्सिलरी पावर सिस्टम। अभी ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में हमें बहुत इंपॉर्टेंटली दो चीज़ें मिलती है। सबसे पहला एसआईवी सर्किट होती है और दूसरी हमारी होती है बैटरी सर्किट। अब ये एसआईवी सर्किट में हमें क्या मिलता है, एसआईवी सर्किट में हमें मिलता है कन्वर्टर इन्वर्टर। जो एसआईवी सर्किट होती है उसमें हमें मिलता है स्टैटिक इन्वर्टर। पहली जो सर्किट है वो है एसआईवी सर्किट, जिसमें हमें मिलेगा स्टैटिक इन्वर्टर। दूसरी जो सर्किट है वो है बैटरी सर्किट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है। तो पहली जो सर्किट है वो है एसआईवी सर्किट, जो कि जिसको हम लोग स्टैटिक इन्वर्टर सर्किट भी बोल सकते हैं। दूसरी जो सर्किट है वो है बैटरी सर्किट। अब ये बैटरी सर्किट में हमें क्या मिलेगा, बैटरी चार्जर यूनिट मिलेगा, बैटरी कंट्रोल बॉक्स मिलेगा, बैटरी और बैटरी बॉक्स मिलेगा। तो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में दो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो सर्किट होती है वो एक होती है एसआईवी सर्किट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इन्वर्टर यूनिट सर्किट, और दूसरी जो होती है वो होती है बैटरी सर्किट। बैटरी सर्किट में हमें मिलता है बैटरी चार्जर यूनिट, बैटरी कंट्रोल बॉक्स, और यहाँ पर ये बैटरी एंड बैटरी बॉक्स। अभी एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई में जो वोल्टेजेस होते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहला 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्स वोल्टेज होता है। 3 फेज 415 वोल्ट वोल्टेज होता है, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। दूसरा अगर हम लोग देखें सिंगल फेज 240 वोल्ट होता है। फिर तीसरा अगर हम लोग देखें हमें मिलता है 110 वोल्ट डीसी। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो 3 फेज वोल्टेज हमने जो बात किया, ये जो 3 फेज वोल्टेज हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें बेसिकली स्टैटिक इन्वर्टर से मिलता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो एसी वोल्टेज है ये बेसिकली हमें स्टैटिक इन्वर्टर से मिलता है। जैसे कि हमने बात किया, दो एसी वोल्टेज और एक डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी है, तो जो 110 वोल्ट डीसी है वो हमें बैटरी सर्किट से मिल रहा है, जिसमें बैटरी चार्जर यूनिट आता है, बैटरी कंट्रोल बॉक्स आता है, बैटरी और बैटरी बॉक्स आता है। और जो एसी सप्लाई है, जिसमें 3 फेज एसी के बारे में बात किया, और फिर उसके बाद सिंगल फेज 240 वोल्ट एसी के बारे में हमने बात किया, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें स्टैटिक इन्वर्टर सर्किट से मिलती है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए हमने क्या डिस्कस किया, कि जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है उसमें हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट मिलती है। पहली जो सर्किट है वो है एसआईवी सर्किट, और दूसरी जो सर्किट है वो है बैटरी सर्किट। एसआईवी सर्किट क्या करेंगी, जो एसी वोल्टेजेस है वो जनरेट करेंगी, जिसमें से सिंगल फेस और 3 फेस होगा, और जो बैटरी सर्किट है उसके थ्रू हमें 110 वोल्ट डीसी मिलेगा। तीसरा अगर हम लोग देखें, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई में, पावर सिस्टम में हमें शॉर्ट सप्लाई यूनिट भी मिलती है। अब ये शॉर्ट सप्लाई क्या होती है, ये शॉर्ट सप्लाई के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन को एक्सटर्नली पावर प्रोवाइड करते हैं। जब हमारी ट्रेन वर्कशॉप में होती है तो वर्कशॉप में कोई ओएचई नहीं होती, ओएचई नहीं होने की वजह से हमें ट्रेन को टेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि ट्रेन को हमने वर्कशॉप लाइन में लाया और ट्रेन का जो वीएसी पैनल है उसे हमें टेस्ट करना है। तो वीएसी पैनल को टेस्ट करने के लिए अगर हम लोग देखें, ट्रेन को हमें चलाना होगा, ट्रेन को पावर प्रोवाइड करना होगा 3 फेज। अब ये 3 फेज पावर हम लोग कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वीएसी पैनल तो 3 फेज पे चलता है। तो ये 3 फेज पावर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग शॉर्ट सप्लाई लगाएंगे। जो शॉर्ट सप्लाई होगा इसके थ्रू क्या मिलेगा, हमें 3 फेज पावर मिलेगा। अब ये शॉर्ट सप्लाई के थ्रू हमें क्या मिलेगा, 3 फेज पावर मिलेगा। और ये जो 3 फेज पावर है इसके थ्रू हम लोग जो वीएसी की जो टेस्टिंग है, जो वीएसी बराबर से कूलिंग कर रहा है यानी, वो हम लोग पता कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, शॉर्ट सप्लाई ये एक्सटर्नल सप्लाई होती है, जो कि हम लोग ट्रेन को देते हैं जब ओएचई अवेलेबल नहीं होती, तो स्पेसिफिकली वर्कशॉप में हम लोग देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंज्यूमर ऑफ ऑक्सिलरी पावर सिस्टम, जैसे कि हमने बात किया, जो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है वो ऑक्सिलरी पावर किसको लगता है, जो ऑक्सिलरी पावर है मेन एयर कंप्रेसर को लगता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 415 वोल्ट एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज यूज फॉर द इनपुट ऑफ मेन कंप्रेसर। जैसे कि हमने बात किया था जो 415 वोल्ट एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेन कंप्रेसर के लिए यूज़ किया जाता है। 3 फेज सप्लाई, ऑक्सिलरी पावर सिस्टम में 3 सप्लाई, जैसे हमने बात किया, पहली जो सप्लाई वो है 3 फेज सप्लाई, दूसरी जो सप्लाई 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और तीसरी जो सप्लाई वो है 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये तीनों सप्लाई की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तीनों सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो सप्लाई, ये बेसिकली हम लोग मेन एयर कंप्रेसर के लिए यूज़ करते हैं। मेन ट्रांसफार्मर ब्लोअर के लिए मोटर, मेन ट्रांसफार्मर ब्लोअर मोटर एंड ऑयल पंप। जो ट्रांसफार्मर है उसका जो ब्लोअर होता है, ट्रांसफार्मर में हम लोग ब्लोअर यूज़ करते हैं फॉर दी ट्रांसफार्मर कूलिंग। तो ब्लोअर अगर हम लोग देखें, ब्लोअर में मोटर लगा होता है, तो मोटर 3 फेज से चलती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ऑयल पंप भी जो होता है वो 3 फेज से चलता है। सलोन एंड कैब एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जैसे हमने बात किया, जो वीएसी पैनल है उसके लिए हमें 3 फेज 415 वोल्ट एसी सप्लायर लगती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जर, अभी जो बैटरी चार्जर है इसके लिए भी हमें 3 फेज 415 वोल्ट एसी सप्लाई लगती है। फिर उसके बाद अगर हम
सिमिलरली ये जो 230 वोल्ट सिंगल फेस एसी है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 230 वोल्ट सिंगल फेस एसी कहाँ लगता है, 230 वोल्ट सॉकेट आउटलेट होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कैप बूस्टर फैन, वहाँ पे भी 230 वोल्ट एसी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, 230 वोल्ट और यहाँ पर ये 415 वोल्ट, ये कौन बना रही है, SIV सर्किट बना रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 110 वोल्ट DC यूज़ फॉर सप्लाइंग कंट्रोल सर्किट एंड सलून DC लाइट। कंट्रोल सर्किट को पावर प्रोवाइड करने के लिए, सलून में DC लाइट को पावर प्रोवाइड करने के लिए 110 वोल्ट DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, बैटरी सिस्टम से मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी सप्लाई का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अभी हमें बात करना है एक्चुअल टॉपिक के बारे में। एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जो SIV है ये है क्या, स्टैटिक कन्वर्टर, जिसको हम लोग बेसिकली ऑक्सिलरी कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर है 2 ऑपरेटिंग मोड में चलता है। पहला जो मोड है वो है HV मोड और दूसरा जो मोड है वो है शॉर्ट सप्लाई मोड। HV मोड में होगा क्या, द कन्वर्टर इज सप्लाइड बाय द कैटेनरी वोल्टेज। यहाँ पर ये HV मोड में नॉर्मली होगा क्या, जो कन्वर्टर होगा वो 25 kV जो वोल्टेज है उससे चलेगा। मतलब जो 25 kV जो वोल्टेज है ट्रांसफार्मर में आएगा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, फिर वो जो स्टेप डाउन वोल्टेज है वो हमारे ऑक्सिलरी कन्वर्टर में जाएगा, मतलब स्टैटिक इन्वर्टर में जाएगा। स्टैटिक इन्वर्टर में कन्वर्टर इन्वर्टर दोनों होता है, SIV में जाएगा, और फिर उसके बाद जो SIV होगा वो बेसिकली ऑक्सिलरी सप्लाई जनरेट करेगा। दूसरा अगर हम लोग देखें जो मोड है वो है शॉर्ट सप्लाई मोड। शॉर्ट सप्लाई मोड में अगर हम लोग देखें, द कन्वर्टर इज सप्लाई बाय द शॉर्ट सप्लाई, द कन्वर्टर इज सप्लाई बाय द शॉर्ट सप्लाई सॉकेट प्लग ऑन इट्स सॉकेट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो शॉर्ट सप्लाई मोड है इसमें होता क्या है, जो SIV होता है डायरेक्टली उसके साथ हम लोग क्या लगा देते, शॉर्ट सप्लाई लगा देते। जब SIV को डायरेक्टली शॉर्ट सप्लाई मिल जाता है तो ऐसे केस में हमें SIV के थ्रू ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें SIV हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। अभी बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एक्चुअल टॉपिक के बारे में, फिर उसके बाद बैटरी चार्जर के भी बारे में बात करेंगे। तो APS डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्मल मोड। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया APS1, यहाँ पर ये APS2 और ये APS3। जैसे हमने बात किया APS1 TC1 में, APS3 जो होगा TC2 में लगा होगा, और जो APS2 होगा वो कहाँ पर लगा होगा, MC3 में लगा होगा। हमने ये भी बात किया कि जो APS2 है ये बेसिकली फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ सप्लाई प्रोवाइड करता है, बट APS1 और जो APS3 है ये बेसिकली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और दिस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली जो सप्लाई होती है वो कहाँ पर जाके लगती है, जो VAC के लिए जो बस पैनल होता है वहाँ पर जाके लगती है, और वो जो बस पैनल होता है वो सारे VAC को सप्लाई प्रोवाइड करने का। तो जैसे कि हमने बात किया, जो बस पैनल होता है क्या करता है, सारे VAC को सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट करें, यहाँ पर ये तीनों जो APS है, ये तीनों APS से हमें 110 वोल्ट DC भी मिलता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो APS1 है इससे भी हमें 110 वोल्ट DC मिलेगा, ये जो APS2 है इससे भी हमें 110 वोल्ट DC मिलेगा, और सिमिलरली जो APS3 है इससे भी हमें क्या मिलेगा, 110 वोल्ट DC मिलेगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो 110 वोल्ट DC होगा ये कहाँ पर जाके लगेगा, ये जो 110 वोल्ट DC होगा बेसिकली लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई के लिए जो बस बार होगा वहाँ पे जाके लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो 110 वोल्ट DC सप्लाई हमें जो दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर जाके लग रही है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है बस बार। ये जो बस बार है किसके लिए, लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई के लिए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई के लिए ये हमें बस बार दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया, ये जो 110 वोल्ट जो DC सप्लाई ये बेसिकली लाइटिंग और सॉकेट सप्लाई की जो बस बार होगी वहाँ पे जाके लगेंगी, और सिमिलरली जो 110 वोल्ट DC सप्लाई ये भी लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई के लिए जो बस बार है वहाँ पे जाके लगेंगी। अगेन ये जो 110 वोल्ट DC सप्लाई ये भी लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई के लिए जो बस है वहाँ पर जाके लगेंगी। राइट, अब ये जो 110 वोल्ट DC है हमने किसके लिए दे दिया, लाइटिंग और सॉकेट सप्लाई के लिए हमने दे दिया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी हमें बात करना है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज हमें APS1 से मिल रहा है और APS3 से मिल रहा है। अभी यहाँ पर ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और ये जो वेरिएबल वोल्टेज है जो कि हमें APS1 और APS3 से मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ पर दे देंगे, इसको हम लोग दे देंगे जो VAC के लिए जो बस बार है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रेड में हमें जो बस बार जो दिखाई दे रही है बेसिकली VAC के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वो जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो है और जो वेरिएबल जो वोल्टेज है वो हमने VAC को दे दिया है। यहाँ पर ये जो रेड वाली जो लाइन है, रेड वाली जो लाइन है ये हमें इंडिकेट कर रही है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो कि है 40 से 60 हर्ट्ज़, और जो वेरिएबल वोल्टेज है 320 वोल्ट से 480 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है रेड उसमें। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और जो वेरिएबल जो वोल्टेज है उसको हमने कहाँ पर दे दिया, बेसिकली ये VAC पैनल के लिए दे दिया। तो जो VAC पैनल के लिए जो बस बार है वहाँ पर हमने दे दिया, जिसके वजह से सारे VAC पैनल क्या करेंगे, काम करेंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग ये APS2 पर।
अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो APS2 है, इससे हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी वो हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेंगी 50 हर्ट्ज़, और जो वोल्टेज होगा वो कितना होने वाला है 3 फेज़ 415 वोल्ट होगा। अभी यहाँ पर ये जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और ये जो फिक्स्ड वोल्टेज है ये हम लोग किसको दे देंगे, ये हम लोग बेसिकली दे देंगे ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को, ट्रैक्शन फ़ैन को, एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट को, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है सप्लाई कुछ इस तरीके से आ रही है, और ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और ये जो फिक्स्ड वोल्टेज वाली जो सप्लाई है वो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सारे इक्विपमेंट्स को दे दे रहे हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और जो फिक्स्ड वोल्टेज वाली जो सप्लाई है ये हम लोग बेसिकली फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाले बस बार को दे देंगे, और वो बस बार से कनेक्टेड जितने भी जो लोड होंगे उनको फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स वोल्टेज मिलेगा। तो लोड कौन कौन से, ट्रैक्शन फ़ैन है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर फ़ैन है, एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट है, ACE फ़ैन है। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन फ़ैन, ट्रांसफार्मर फ़ैन, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर फ़ैन, ACE फ़ैन, अगेन ट्रैक्शन फ़ैन, ट्रांसफार्मर फ़ैन, ACE फ़ैन, एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नॉर्मल मोड में पावर का फ्लो होगा। तो नॉर्मल मोड में पावर का फ्लो किस तरीके से होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और जो वेरिएबल जो वोल्टेज है वो VAC में जाएंगे। फिर उसके बाद जो फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स जो वोल्टेज हो बेसिकली ट्रैक्शन फ़ैन, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर ट्रैक्शन फ़ैन और जो ट्रांसफार्मर फ़ैन है, फिर उसके बाद जो एयर जनरेशन ट्रीटमेंट यूनिट है वहाँ पर चले जाएगा, कंप्रेसर में चले जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये जो 110 वोल्ट जो DC जो सिग्नल है, जो 110 वोल्ट DC सप्लाई, 110 वोल्ट DC सप्लाई लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई के लिए चले जाएंगे। लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई में हम लोग फिट कर देंगे 110 वोल्ट DC। तो ये तो हमने बात कर लिया नॉर्मल मोड के बाद। तो अभी डिस्कस करेंगे APS पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिग्रेडेड मोड, मतलब जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई उसको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिग्रेडेड मोड में, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमने बात किया था कि जो APS पावर सप्लाई उसको हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे नॉर्मल मोड में। अभी डिग्रेडेड मोड में किस तरीके से सप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली डिग्रेडेड मोड में होता क्या है, डिग्रेडेड मोड में कोई भी एक जो APS होगा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला APS हमने कंसिडर किया, ये है APS2। अभी जो APS2 है ये कहाँ पर कनेक्टेड होगा, MC3 में कनेक्टेड होता है। तो मान लेते हैं जो APS2 है ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जब ये APS2 फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये APS2 कर क्या रहा था, ये जो APS2 है ये बेसिकली जो कांस्टेंट वोल्टेज और जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाले जो लोड थे ट्रेन में उसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा था। अभी यहाँ पर ये जो APS2 है ये क्या हो गया, APS2 बेसिकली फेल हो गया। तो जब ये APS2 फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो APS1 और ये जो APS3 हो गए वो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और जो कांस्टेंट वोल्टेज वाले जो लोड है, जो कि ये सारे के सारे लोड है, इनको पावर प्रोवाइड करने का काम करेगा, इनको सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करेगा। कौन करेगा, APS1 करेगा, APS3 करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं APS1 यहाँ पर ये पूरा रेड, और यहाँ पर ये APS3 यहाँ पर ये पूरा रेड। तो किस तरीके से करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब ये APS2 हमारा फेल हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। जब ये ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर क्लोज्ड हो जाएगा तो ऐसे केस में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिगर में जो ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर है ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो जब ये ट्रांसफ़र कॉन्टैक्टर क्लोज्ड हो जाएगा तो ऐसे केस में यहाँ पर ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और जो वेरिएबल वोल्टेज वाले सारे जो VAC पैनल है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाले सारे ये लोड्स है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। मतलब ये जो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाले सारे जो VAC पैनल है ये APS1 APS3 के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वोल्टेज वाले जो लोड है ये भी सारे के सारे APS3 और जो APS1 है उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जा रहा है कि जब कोई भी APS फेल होगा, स्पेसिफिकली APS2 फेल हो जाएगा, तो ऐसे केस में बाकी के जो APS होंगे वो क्या करेंगे, लोड को पावर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये जो लोड है जिनको APS2 पावर प्रोवाइड कर रहा था, APS2 सप्लाई कर रहा था, तो ये सारे के सारे जो लोड है कांस्टेंट वोल्टेज पे चलते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। बट यहाँ पर ये जो APS1 और जो APS3 है यहाँ पर ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे थे सारे VAC पैनल को। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिग्रेडेड मोड में होगा क्या, ये जो APS1 APS3 ये बेसिकली क्या करेंगे, फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स वोल्टेज जनरेट करेंगे डिग्रेडेड मोड में। तो जब फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स वोल्टेज जनरेट करेंगे तो यहाँ पर ये जो फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स वोल्टेज वाले जो लोड है इनको भी सप्लाई मिल जाएंगी, और ये जो VAC पैनल है इनको भी सप्लाई मिल जाएंगी, राइट। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो VAC पैनल हमने जो कंसिडर किया इसमें जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है वेरिएबल क्यों होती है। यहाँ पर ये जो VAC पैनल है ये एक तरीके से ये एक AC पैनल है। अब ये AC में अगर हम लोग देखें एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कूलिंग की जो डिमांड होती है वो सेम नहीं होती, कभी कूलिंग की डिमांड कम होती है तो कभी कूलिंग की डिमांड ज़्यादा होती है।
राइट। तो जब कूलिंग की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में जो VAC पैनल में जो कंप्रेसर्स होते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चलाने होते हैं। मतलब जैसे कि एक VAC पैनल में अगर हम लोग देखें 4 कंप्रेसर लगा होता है, अगर कूलिंग की डिमांड ज़्यादा होगी तो चारों कंप्रेसर हमें चलाना होगा। कूलिंग की डिमांड अगर कम होगी तो शायद हम लोग 2 कंप्रेसर चलाएं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कूलिंग की जो डिमांड है वो वेरिएबल है। कूलिंग की डिमांड अगर वेरिएबल होगी तो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए जो पावर का जो कंजम्पशन होगा वो भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो यही रीज़न की वजह से सारे जो VAC पैनल है बेसिकली वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर चलने का काम करते हैं। बट डिग्रेडेड मोड पे होगा क्या, ये सारे जो VAC पैनल हो गए ये क्या करेंगे, फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स वोल्टेज पर चलेंगे, जो कि होगा 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC। अभी एक चीज़ अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इतना तो हमने समझ ही लिया कि डिग्रेडेड मोड में होगा क्या, ट्रांसफ़र कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, और ये जो सारे जो VAC पैनल है उनको APS1 APS3 पावर प्रोवाइड करेगा, और ये सारे जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट जो वोल्टेज वाले जो लोड है उनको भी APS1 और APS3 सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करेगा। बट ये जो लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई का क्या होगा, लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई का क्या होगा, जो लाइटिंग और जो सॉकेट सप्लाई वो अपना जैसा पहला चल रहे थे 110 वोल्ट DC पे अभी भी चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये APS1 से 110 वोल्ट DC कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये लाइटिंग एंड सॉकेट सप्लाई के बस बार पे आके मर्ज हो जा रहा है। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो APS2 है ये तो ख़राब हो गया। APS2 अगर ये ख़राब हो गया तो ऐसे केस में होगा क्या, जो 110 वोल्ट वाली जो DC लाइन है वो बंद हो जाएंगी, राइट। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें APS3 चल रहा है तो इसकी जो 110 वोल्ट वाली जो DC लाइन है कुछ इस तरीके से पावर को प्रोवाइड करने का काम करेगी, 110 वोल्ट DC पावर प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया APS सप्लाई। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 110 वोल्ट DC है इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने बात किया लाइटिंग सप्लाई एंड सॉकेट सप्लाई के लिए 110 वोल्ट DC की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने बात किया APS पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्मल मोड एंड APS पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन डिग्रेडेड मोड। डिग्रेडेड मोड में होगा क्या, जो APS1 और जो APS3 हो गए वो क्या करेंगे, पावर सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करेंगे VAC को भी और कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाले लोड्स को भी।